आज पढ़ेंगे विज्ञान का पहला पाठ है जिसमें अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। विज्ञान का पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा परिवर्तन, पदार्थों में परिवर्तन एक टॉपिक था। पदार्थों में परिवर्तन, तो पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार से बताया गया था। एक था भौतिक परिवर्तन और दूसरा था रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ का जो सूत्र है वो वैसे का वैसा रहता था, लेकिन रासायनिक के अंदर रासायनिक सूत्र पर बदल जाने के कारण नया पदार्थ का निर्माण होता था। क्या बनता था? नया पदार्थ का निर्माण होता था और उसका रासायनिक सूत्र है वो भी नया होता है। तो इसी को अपन कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, जैसे A प्लस B मिलकर क्या बना रहे हैं? C। क्या बना रहे हैं? C। तो जो अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उनको अपन कहते हैं अभिकर्मक। क्या कहते हैं? अभिकर्मक। और जो नया पदार्थ बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं? उत्पाद। इस तीर के चिन्ह से इधर वाले अभिकर्मक है, इधर वाले उत्पाद है। तो इसको अपन बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड का भाग और है ये राइट हैंड साइड का भाग। अब अपन देखते हैं कि सामान्य जीवन के अंदर कौन से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उसमें सबसे पहले होता है अपन खाना खाते हैं तो भोजन का पाचन। भोजन का पाचन एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। कई बार ये पूछ लेते हैं कि उदाहरण पूछ लेते हैं निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। निम्न में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, उसमें से ऐसे 2-3 उदाहरण दे दें। जैसे पहला दे दिया, जैसे आपको बर्फ का पिघलना, क्या रासायनिक अभिक्रिया है? वो भौतिक है। क्यों? क्योंकि उसमें बर्फ का भी सूत्र क्या होता है? H2O है और पानी बनने के बाद भी वो H2 बनता है। तो कुल मिला के इसके अंदर केवल अवस्था परिवर्तन हुआ, तो ये एक प्रकार की भौतिक अभिक्रिया है, ना कि रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा इसी के अंदर अपन देखते हैं जैसे दही निर्माण या दही का बनना। दही किससे बनता है? दूध से। तो दूध का फटना है। अपन तीसरा अपन ये भी कह सकते हैं दूध का फटना। ये भी एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसके अलावा जैसे लोहे पर जो जंग लगता है, लोहे पर जंग लगना, ये भी एक प्रकार की क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार से अन्य अपन देखें, जैसे आपकी किताब में उदाहरण दिया है कि मैग्नीशियम की जो पट्टी है या रिबन है उसको जलाने पर राख बन जाती है। तो 5 उदाहरण बोल लेना। मैग्नीशियम का जलना, तो ये कई बार पूछ लेते हैं कि इसकी संतुलित अभिक्रिया लिखो। तो मैग्नीशियम Mg प्लस जलना मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा और MgO। MgO का क्या नाम है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका संतुलित, इसमें यहाँ पे एक Mg है, यहाँ पे भी एक Mg है,
यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पर इस 2 कर दिया और यहाँ पे भी 2m, तो ये एक संतुलित अभिक्रिया बन गई। और उदाहरण अपन लेते हैं, जैसे अंगूर का किण्वन, तो ये भी एक प्रकार की क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। इसके अंदर किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। दूसरा है उदाहरण 7वां, जिंक, दानेदार जिंक के ऊपर क्या, दानेदार जिंक, Zn, जिंक मतलब Zn, दानेदार जिंक धातु है, उसके ऊपर अपन क्या डालते हैं, तनो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। जब जिंक धातु के ऊपर तनो सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है या बनती है। इसकी भी सूत्र अपन देखेंगे, तो Zn प्लस H2SO4, किसका निर्माण हो गया, ZnSO4 का, प्लस यहाँ से जो ये है वो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर आ जाएगी। तो ये सारी की सारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आता है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, किसे कहते हैं, और इसके प्रकार वगैरह आता है। वो देख लो। अब आता है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो रासायनिक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीक के रूप में लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो रासायनिक समीकरण में कुछ जो बातें हैं, यानी रासायनिक अभिक्रिया को, प्रतीकात्मक निरूपण मतलब दिखाना, निरूपण करना क्या होता है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे इसके अंदर कुछ रासायनिक समीकरण है, उसमें ये होता है, एक आता है द्रव्यमान का नियम, यानी द्रव्यमान होता है वो न तो नष्ट होता है न ही बनता है, द्रव्यमान संरक्षित रहता है। क्या रहता है, संरक्षित रहता है। यानी अभिक्रिया से पहले, ये से अभिक्रिया हो रही है A और B, और क्या बन रहा है C, तो इसका जो द्रव्यमान है, अभिक्रिया होने के बाद में जो द्रव्यमान है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यानी यहाँ पर जैसे 10 ग्राम है तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, 10 ग्राम रहेगा। तो ये द्रव्यमान है वो संरक्षित रहेगा। दूसरे शब्दों में अपन ये कहेंगे, तो इधर जितने परमाणु भाग ले रहे हैं उतने के उतने उधर ही रहेंगे, यानी परमाणुओं की संख्या समान रहेगी, परमाणु की संख्या समान रहेगी। यदि यहाँ पर जैसे 2 हाइड्रोजन है तो अभिक्रिया के बाद भी जैसे H2 बन गया, तो यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी, तो परमाणुओं की संख्या क्या रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में समान रहेगी। ये ना, तो फिर आता है संतुलित, किसी भी अभिक्रिया को संतुलित करना। तो आपके किताब में जो एग्जाम्पल समझा रखा है संतुलित करने का, वो है Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ऐसी जो असंतुलित अभिक्रिया है, ये क्या है, असंतुलित, इसको अपन कहते हैं कंकाली अभिक्रिया।
क्या कहते हैं, कंकाली अभिक्रिया या कच्ची अभिक्रिया, कंकाली समीकरण भी कहते हैं, कंकाली समीकरण कहते हैं। तो इसके को संतुलित करने के लिए कुछ स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आपको ये पहचान करना है कि इसके अंदर कितने प्रकार के परमाणु है वो भाग ले रहे। तो इसमें भाग लेने वाले एक आयरन है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। तो 3 प्रकार के परमाणु इसमें भाग ले रहे हैं। तो 3 प्रकार के परमाणु भाग ले रहे हैं, तो उसकी अपने एक सारणी बना लो। ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और ये हो जाएगी राइट हैंड साइड। इसके अंदर आयरन का एक परमाणु है, ऑक्सीजन का एक है, हाइड्रोजन के 2। इधर Fe के 3 है, ऑक्सीजन का 4 है, हाइड्रोजन के 2 है। अब बात आती है इसको संतुलित करने के लिए अपन को क्या ध्यान रखना है। दूसरा स्टेप, सबसे बड़ा यौगिक का सूत्र, सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है, ये वाला। तो सारे ऐसे जो सूत्र है उसको अपन बॉक्स में बना लो। विशेष बात का ध्यान रखना है, ये बॉक्स बना लिए, इस यौगिक का जो सूत्र है उसमें अपन को कोई बदल नहीं करना है। यदि यहाँ पर परमाणुओं की संख्या बढ़ानी तो बाहर गुना करेंगे, क्या करेंगे, बाहर गुना करेंगे। ये सूत्र के ऐसे इधर नहीं है, इधर लिख दिया Fe है, तो यहाँ जैसे 2 से 2 Fe करना है, Fe2 नहीं करना है, इसके आगे की तरफ करेंगे। तो इसका जो मूल सूत्र है वो कोई बदलाव नहीं करना है। और सबसे पहले अपन को जो संतुलित करना है बड़ा सूत्र, ये और ये, इन चारों में सबसे बड़ा कौन है, Fe3O4। इसको अपन संतुलित करेंगे। तो Fe3O4 के अंदर Fe के कितने परमाणु हैं, 3। तो 3 परमाणु इसके अंदर है और इधर है वो 1 है। तो इधर भी अपन को 3 करने के लिए इसके बाद से 3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो मैंने इस Fe के आगे लिख दिया 3Fe प्लस। फिर देखते हैं अपन ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर है 4। तो इस ऑक्सीजन को भी इधर 4 करनी है, तो बाहर कितने से गुणा करेंगे, 4 से। तो ऑक्सीजन वाला इसमें यौगिक है H2O, तो 4H2O। बाकी वाला सेम लिख लो Fe3O4 प्लस H2O। अब इसको देखो Fe3 इधर है, इधर भी 3 है, संतुलित है, ये हो गया Fe वाला संतुलित। फिर देखो ऑक्सीजन इधर 4 है, ये 1 और बाहर गुणा 4 से, तो 4, इधर भी 4 है, तो ऑक्सीजन भी संतुलित है। अब बाकी बचा हाइड्रोजन, इसको अपन को संतुलित करना है। तो यहाँ पर जो शुरुआती अभिक्रिया थी उसमें तो संतुलित था, 2 इधर थे 2 इधर थे, लेकिन हमने H2O के बाहर क्या लगा दिया, 4, यहाँ पे 4 किया था। तो ये कितने हो गए, 8। तो इधर 8 हुए, तो इधर भी अपन को क्या करने, वापस 8 बनाने। तो अपन बाहर से कितने से गुणा करेंगे, 4 से। बाहर से किससे कर, 4 से। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, 4H2O। तो ये एक संतुलित अभिक्रिया है। अब इसको पूरी तरफ से संतुलित करने के लिए पदार्थों की अवस्था कैसी है वो भी अपन लिख सकते हैं। जैसे कोई द्रव पदार्थ है, उसके लिए L का मतलब हो गया लिक्विड। ठोस पदार्थ है तो S मतलब सॉलिड। यदि गैसीय पदार्थ है कोई भी, जैसे गैस का निर्माण हो रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे, G यानी गैस। यदि कोई जलीय पदार्थ है, जलीय विलयन है, घोल है, तो उसमें अपन डाल देते हैं AQ, यानी इसका है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यदि कोई पदार्थ है तो Fe है, इसके आगे क्या आ जाएगा, S। H2O क्या है, लिक्विड। Fe2 ये भी S, और ये क्या आ जाएगी, गैस। तो ये पूर्ण संतुलित समीकरण इस प्रकार से आती है। और ये आती है 3 नंबर की, कितने नंबर की, 3 नंबर की या 4 नंबर की और आ जाती है। किताब में नीचे एक उदाहरण दिया है,
बुक्स में ये नोट कर लो। उसमें एक दो और एग्जांपल देख लो। एक और एग्जांपल क्या क्या है इसमें। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और HCl निर्माण। दूसरा उदाहरण है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट। एक प्रयोग कर ले। सबसे पहले वही कितने परमाणु भाग ले रहे इसमें, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है। राइट हैंड साइड लेफ्ट, ये कोई जरूरी नहीं है लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। हाइड्रोजन के दो, क्लोरीन के दो, इधर कितना एक एक, तो यहाँ पे 2 से गुणा करना है बाहर, यहाँ पे भी 2 से गुणा करना है, तो H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl, तो ये सीधा ही एक स्टेप में ये हो गई। अब इसकी अवस्था लिखे तो ये गैस है, ये गैस है और ये क्या हो जाएगा, लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण। आपको मैं लिख रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण। तो सबसे पहले आपको सूत्र याद आना चाहिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या सूत्र होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, लेकिन जो CO2 होती है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड यदि ऐसा पूछे कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण की रासायनिक संतुलित समीकरण लिखो तो क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन मिल गए और क्या बन गई CO2। तो ये अपने आप ही क्या है, संतुलित है, लेकिन अपन को क्या बनाना है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। तो वही कार्बन प्लस O2 क्या बना है CO। तो ये इसकी कंकाली विक्रिया है, तो इसको संतुलित करना है अपन को। तो वही सेम टू सेम, इधर कार्बन एक है इधर एक है, संतुलित है, इधर ऑक्सीजन 2 है इधर ऑक्सीजन 1 है, तो अपन इसको बाहर से गुणा कितने से कर दिया, 2 से, तो 2CO बन गया। तो ऑक्सीजन संतुलित हो गई, लेकिन कार्बन यहाँ पे बढ़ गया, तो यहाँ पे कार्बन बढ़ा है तो यहाँ पे भी अपन 2 से गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा 2C प्लस O2 प्लस बराबर 2CO। समझ आए। इस तरह से अपन ये कोई भी प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया इसको संतुलित कर सकते हैं।